14 में हम लोगों ने कल 50 तक के प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग 50 से आगे करेंगे, ठीक है। डे 14 में प्रश्नों की संख्या अधिक थी, इसलिए डे 14 को हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया था। तो 50 तक के प्रश्न को हमने कल तक कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, 50 से आगे तक करेंगे। तो चलिए 50 से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। जब 50 से शुरुआत करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिखेगा, जो इस प्रकार से है, बहादुर शाह प्रथम से संबंधित सभी कथनों की पहचान कीजिए। बिल्कुल वो ठीक है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी था, बिल्कुल था उत्तराधिकारी। इसका शासनकाल देखोगे तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद ये बनता है, ठीक है। 1707 से लेके 12 तक इसका शासनकाल था, ठीक है। तख्त के लिए उसे अपने भाइयों के साथ लड़ाई करनी पड़ी थी, तो बिल्कुल लड़ाई करनी पड़ी थी, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। उसको तख्त ऐसा ही मिल गया था, उसको लड़ना पड़ा था, ठीक है। साथ में अगर बात करेंगे तो आप उसने मंदिरों को ध्वस्त करवाया था, नहीं करवाया था, क्योंकि हिंदुओं की प्रति उसकी नीति सहिष्णु भरी थी, मतलब अच्छा नीति था कंपेयर टू औरंगजेब की बात करेंगे तो, ठीक है। उसने अपने पूर्ववर्ती अनेक नीतियों को उलट दिया, उसने अपने पूर्ववर्ती अनेक नीतियों को उलट दिया। जैसे औरंगजेब की कुछ नीतियों को उसने उलट दिया, जैसे जजिया वगैरह इसने क्या किया था, हटा दिया था, ठीक है। तो 1 2 4 की बात करेंगे सही है, बाकी तीसरे वाले प्रश्न की बात करेंगे तो आपका गलत है, ठीक है। आज का दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा इस प्रकार से रहेगा। एक्चुअली में आज हमारा प्रश्न यही से शुरू हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ही हमारा ये है। इस प्रश्न में 2 कथन है, कथन 1 और कथन 2। आपको इन दोनों दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रश्न जो दिया है, जरा इसको ध्यान से दीजिए, देखिए, ठीक है। पहला देखा हुआ, जहांदार शाह के शासनकाल में शीघ्र ही जनवरी 1713 में समापन हो गया, उसने उसके भतीजे फर्रुख सियर ने आगरा में हराया, ठीक है। बताना कौन सा कथन सही है, तो ध्यान में रखेंगे दोनों कथन की बात करेंगे सही है, और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। जहांदार शाह को किस नाम से लंपट मूर्ख कहते थे, क्या कहते थे इसको, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, कंफर्ट ठीक है। फूड। उसका भतीजा का नाम क्या था, फर्रुखसियर था। इसको मुगलों का घृणित कायर कहते थे, क्या कहते थे, कायर। मुगलों का घिरनीट कायर। घृणित कायर, ठीक है, फर्रुखसियर को। और जहांदार शाह को कहा जाता था लंपट मूर्ख, ठीक है। मूर्ख। और रंगीला बादशाह किसे कहते थे, मोहम्मद शाह को क्या बोलते थे, मोहम्मद शाह रंगीला को। बादशाह कहते हैं, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला उसका नाम था, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। देखिए होता क्या है, फरवरी 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। मैंने बोला था औरंगजेब का बेटा, सब भी बात करेंगे तो लगभग कितने 60 प्लस था, औरंगजेब के सारे ही बेटे लगभग 60 प्लस थे। औरंगजेब खुद ही मतलब 80 के आसपास मतलब उसका मौत हुआ था, 80 प्लस में उसका डेट हुआ था, काफी एजेड हो गया था, ठीक है। जब बहादुर शाह की मृत्यु होती है तो बहादुर शाह प्रथम कहेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बहादुर शाह प्रथम। कहा जाता है मुगलों में आखिरी ऐसे शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, वो कौन था, बहादुर शाह जफर प्रथम, ठीक है। तो बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के रूप में अपने तीनों भाइयों को पराजित करके जहांदार शाह की बात करेंगे, वो शासक बना। 1713 में जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधु के सहयोग से बादशाह को सिंहासन से अपदस्थ कर दिया। यही किंग मेकर की भूमिका में अब आएंगे, आपको कौन सा ध्यान में रखेंगे, सैयद बंधु, ठीक है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सैयद बंधु को, सैयद ब्रदर क्या कहा जाता है, नृप निर्माता या फिर किंग मेकर कहेंगे। यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, सैयद बंधु के मदद से, ठीक है, मुगल शासक बनने वाला पहला शासक कौन था, तो फर्रुखसियर था, ठीक है। तो फर्रुखसियर को सैयद बंधु ने शासक बनाया भी। अब बाद में फर्रुखसियर को लगने लगा कि सैयद बंधु का कद काफी बढ़ गया, तो इसको मरवाने का प्लान करने लगा, ठीक है। लेकिन ये बात पता किसे चल गई, सैयद ब्रदर्स को पता चल गई, और सैयद ब्रदर्स ने उल्टे ही फर्रुखसियर की हत्या करवा दी, ठीक है। तो सैयद ब्रदर्स के मदद से, जिसको किंग मेकर कहते हैं, उनके मदद से पहला जो शासक जो बना वो कौन था, फर्रुखसियर था। अब आते हैं मुगलों की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इनके एशियाई देशों के साथ समानता के संबंध थे, इन्होंने भारत के व्यापारिक हितों को साधने के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल किया। तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे आपके क्या है, सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एशियाई देशों के साथ इनके संबंध अच्छे थे, ठीक है। मुगल कालीन हुंडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है, ठीक है। एक प्रकार की साख पत्र होती थी हुंडी, इसमें अक्सर बीमे की राशि शामिल होती थी। मुद्रा विनिमय में शामिल शराब खांगनी बैंकों में जमा भी करते थे, ठीक है। तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे सही है। हुंडी क्या होता था, हुंडी आप देखोगे तो वित्तीय लेन देन का माध्यम था, जो एक साख पत्र होती थी। कभी कभी आप भी बाजार में गए होंगे तो हुंडी का प्रयोग जरूर किए होंगे। जब आखिरी में जब सब्जी वगैरह खरीदने जब जाते हो तो क्या बोलते हैं, अरे क्या तो लोग ऐसा ही बताओ ना कितना लोग, हुंडा हुंडी दे दो, ठीक है। तो एक प्रकार क्या था, वित्तीय लेन देन का एक माध्यम था जिसको हुंडी कहते थे। हुंडी अक्सर बीमे की राशि भी शामिल होती थी, जो बीमे की दर माले के मूल्य पर उसकी ढुलाई की पद्धति पर निर्धारित की जाती थी।
मुद्रा का विनिमय करने वाले सर्राफ हुंडियों के कारोबार को विशेषज्ञ थे। इस प्रक्रिया में खांगनी बैंकों को भी काम करते थे। ठीक है, तो हुंडी में किसको फायदा होगा? जो उसका विशेषज्ञ होगा उसी को फायदा होगा। नहीं तो पता चलेगा 4 रुपया के सामान को बिना तौले तलाए 5 रुपया में खरीद के ले आए। ठीक है, तो इसके विशेषज्ञ हुआ करते थे डेट टाइम। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकबर के युद्ध अभियान से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। गुजरात विजय भारत की विजयों में सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल थी। अकबर ने मध्य भारत और अफगानिस्तान के कंधार को जीत लिया। दक्षिण भारत में अहमदनगर राज्य के विरुद्ध 8 साल तक अभियान चला। ठीक है, तो सारे ही कथन की बात करेंगे, सारे ही कथन आपका सही है। उत्तर भारत में गुजरात की विजय उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय में से एक थी। ठीक है, गुजरात विजय को द्रुतगामी अभियान किसने कहा है? तो बीएस स्मिथ ने कहा है। गुजरात विजय अकबर का द्रुतगामी अभियान था। किसने कहा? बीएस स्मिथ ने कहा। गुजरात विजय में अरब और यूरोप के लोगों के होने वाले व्यापार का लाभ मुगलों को मिलने लगा, और यहीं पे जब गुजरात विजय जब किया था तो उसे सबसे पहले समुद्र का भी दर्शन हुआ था। सन 1595 तक अकबर कश्मीर, सिंध, उड़ीसा में मध्य भारत और अफगानिस्तान में कंधार को भी जीत लिया। दक्षिण भारतीय अभियान के तहत अकबर ने अहमदनगर राज्य के विरुद्ध अभियान चलाया, लेकिन ये काफी लंबा चलते रहा। लगभग 8 वर्षों तक अहमदनगर को जीत नहीं पाया, क्योंकि दक्षिण राज्यों ने मुगलों का विरोध करने में अपनी सारी शक्ति मतलब क्या की थी? लगा दी थी। मुगल गद्दी पर औरंगजेब जो शाहजहां का उत्तराधिकारी था, तो गलत है ना, शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब नहीं था। कौन था? तो दारा शिकोह था, क्योंकि बड़ा भाई था, और शाहजहां भी चाहता था उसका पुत्र दारा शिकोह ही मतलब क्या करे? उत्तराधिकारी बने। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियमों का पालन किया गया, तो नहीं किया गया पालन। ठीक है, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र अगर उत्तराधिकारी बनता तो बजाते के साथ कौन बनता? दारा शिकोह बनता। ये बात तो सही है। ठीक है, औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी तो हुआ, लेकिन उसका उत्तराधिकारी था नहीं। औरंगजेब उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने सभी भाइयों को सफलतापूर्वक पराजित करके राज सिंहासन पर बैठा। ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी होगा, इस नियम का मतलब पालन नहीं किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों से संबंधित इन कथनों पर विचार करने, तो देखोगे सबसे पहले औरंगजेब के बाद कोई भी उत्तराधिकारी गद्दी चलाने के लायक नहीं था। सबके सब क्या थे? बहुत अधिक कमजोर थे, कामचोर थे, अय्याश थे। जैसे उसके बाद का जो भी मतलब उत्तराधिकारी में लोग कैपेबल नहीं थे। ठीक है, सर तो इसीलिए शाहजहां ने दारा शिकोह को तो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया ही था। वो तो औरंगजेब ने हाँ युद्ध में हरा के उसको मार डाला था ना। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल उत्तराधिकारी अगर शाहजहां की बात करेंगे तो दारा शिकोह ही होगा, लेकिन हुआ तो नहीं ना, हुआ तो औरंगजेब नहीं, इसलिए इसको सही ले लिया। लेकिन अगर एक तरीके से अगर देखा जाए तो प्रश्न वो ऑप्शन गलत भी है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको पहले गलत कर दिया था, लेकिन इसमें इसको सही माना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो दारा शिकोह ही था। ठीक है, औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर थे, बिल्कुल कमजोर थे। इसीलिए 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो 1526 से लेके 1707 ये एक अलग चरण होगा। ठीक है, और 1707 से लेके 1858 तक ये एक अलग चलन होगा। ठीक है, इसको पूर्वोत्तर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुगल क्या होने लगेगी? यहाँ पे मुगल कमजोर होने लगे, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, सॉरी, ये पूर्ववर्ती था, ये उत्तरवर्ती था। इस समय बुंदेलखंड, रुहेलखंड आदि में लगातार विद्रोह होते रहे, बिल्कुल होते रहे। उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों का विलासतापूर्ण जीवन था, जिसको मैंने अय्यासी पूर्ण जीवन इन्होंने व्यतीत किया। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, सही है आपके। ठीक है, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। इसका मुख्य कारण था औरंगजेब के उत्तराधिकारी का कमजोर शासक होना। इस समय बादशाह के विरुद्ध विभिन्न विद्रोह होते रहे। बुंदेलखंड में विद्रोह हुए, सिख विद्रोह हुआ, रुहेलखंड में, इसमें अफगानों के विद्रोह भी निर्णायक रहे। ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों का विलासतापूर्व जीवन पतन का एक अन्य पक्ष था। विलासतापूर्ण जीवन से व्यापार की आमदनी और भूमि के लगान से प्राप्त बहुत सा धन जो था वे हो जाता था, मतलब खर्च हो जाता था। मुगलकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भारत का व्यापारिक समुदाय जाति और धर्म पर आधारित नहीं था, तो था। ठीक है, कोरोमंडल तत्र वस्त्र का उत्पादन होता था, गलत है। बंगाल चावल नफीस मलमल का निर्यात करता था। ठीक है, ठीक है। ये खतरी और मलाबारी दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक समुदाय थे, तो इसी को गलत लिया। मेरा पहला ऊपर का तीनों स्टेटमेंट क्या आपका सही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत का व्यापारिक समुदाय जातीय धर्म पर आधारित नहीं था, ये भी चाहिए। कोरोमंडल तट की बात करेंगे तो वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल ठीक है।
अगर मैं बात करूं बंगाल चावल और नफीस मलमल का निर्यात करता था, बिल्कुल। तो ये उस समय का पूर्वी बंगाल का हिस्सा जो था, पूर्वी बंगाल अभी का बांग्लादेश, ठीक है। तो मलमल के उत्पादन के लिए अभी भी प्रसिद्ध केंद्र है, और डेट टाइम भी प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बंगाल चावल का अभी भी भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उस समय भी था। 18वीं सदी के कोरोमंडल तट के खेती और मलाबार के मुसलमान व्यापारी, इसमें हिंदुस्तानी एवं अरब दोनों शामिल थे, दक्षिण भारत में सबसे बड़े व्यापारिक समुदाय थे, ठीक है। न कि मतलब खत्री और मलाबारी, ठीक है। कौन थे, ध्यान में रखेंगे, मलाबार तट के पेटी और मलाबार के मुसलमान, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तानी व अरब दोनों शामिल थे, दक्षिण भारत के सबसे बड़े क्या थे, तो व्यापारिक समुदाय थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा, क्रम के अनुसार आपको समझाना है। तो सबसे पहले कौन सी लड़ाई होती है, तो पहले धर्मत की लड़ाई होती है, फिर सामूगढ़ की लड़ाई होती है, उसके बाद देवराय की लड़ाई होती है, ठीक है। तारीख जरा याद रखेंगे। तो सबसे पहले धर्मत की लड़ाई होती है, 1658 में होता है, 25 अप्रैल 1658 को होता है। निर्णय क्या होता है इसमें, औरंगजेब क्या होता है, विजयी होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सी लड़ाई होती है, सामूगढ़ की लड़ाई होती है, ये 29 मई, ठीक है, 29 मई 1658 को होता है। इसमें भी क्या होता है, औरंगजेब विजयी होता है। अब फिर आप लड़ाई देखोगे तो देवराल की लड़ाई होती है, देवराय की लड़ाई भी इसको कहते हैं। ये कब होता है, 1959 में होती है, सॉरी 1659 में होती है। इसमें भी क्या होता है, औरंगजेब क्या होता है, विजयी होता है। तो औरंगजेब को अपने भाइयों को पराजित करके गद्दी पे बैठने के लिए मुख्यतः 3 लड़ाई करनी पड़ती है, धर्मत, सामूगाद और साथ में देवराई, ठीक है, देवराय की लड़ाई, ठीक है। धर्मत की बात करेंगे तो 16 अप्रैल 1658, 15 अप्रैल 1658। सामूगढ़ की बात करेंगे तो 29 मई 1658। और देवराय की बात करेंगे तो मार्च 1659 में ये मुख्यतः ये लड़ाई होती है। तीनों लड़ाई में क्या होता है, औरंगजेब विजयी होता है, औरंगजेब गद्दी पे बैठता है, ठीक है। 1700 मुख्यतः आप देखो औरंगजेब का शासनकाल 1707 तक होता है, ठीक है। और 49 वर्षों तक शासन करता है, 49 ईयर्स, ठीक है। जो कि औरंगजेब जो कि अकबर के बराबर था, अकबर भी 49 वर्ष, औरंगजेब भी 49 वर्ष। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। व्यापारी समुदाय का नगर सेठ अगुआ नेतृत्व करने वाला, व्यापारी समुदाय का नेतृत्व करने वाला नगर सेठ या फिर अगुआ कहते थे। सड़कों पे वसूल करने वाला, सड़कों से जो शुल्क को वसूला जाता था उस शुल्क को राहदारी कहते थे। जहाज बनाने का स्थान की बात करें गोदी कहा जाता था। तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मुगल काल में जो मुगल सिखों के बीच हुए संघर्ष संबंधित कथनों का ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। मुगल काल में जो मुगल और सिखों के बीच हुए संघर्ष से संबंधित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अकबर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ, अकबर के समय, ठीक है, सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ, तो ये गलत है, अकबर के समय नहीं होता है, ठीक है। मुख्यतः कब होता है, जहांगीर के समय होता है। जो जहांगीर ने मतलब क्या हुआ, अर्जुन देव, ठीक है, हरगोविंद जी को कैद कर लिया, और जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी, तो क्या बताओगे, बहादुर। किसका, तेग बहादुर। नहीं नहीं, तेग बहादुर का औरंगजेब ने हत्या करवाई थी, अर्जुन देव की हत्या करवाई गुरु थी, ठीक तेग है। बहादुर नो, नहीं नहीं, गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने हत्या करवाई थी। औरंगजेब इसका आंसर अर्जुन देव होगा, ठीक है। तेग बहादुर की हत्या, तेग बहादुर जी की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी, ठीक है, अर्जुन देव की हत्या करवाई थी, ठीक है। किसने करवाया था? अर्जुन देव की हत्या आपकी जहांगीर ने करवाई थी, और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी, ठीक है। फर्रुखसियर ने हत्या करवा दी थी, ठीक है, वो पंजाब का जो शासक था उसको कहने पे गुरु गोविंद सिंह की हत्या, ठीक है, फर्रुखसियर ने करवा दी थी, ठीक है। हाँ, हालांकि उसने डायरेक्ट नहीं किया था, कहने पे करवाया था, वो दिया ही होगा आगे प्रश्न। इसका संघर्ष धार्मिक न होकर व्यक्तिगत एवं राजनीतिक था, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखें, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करनी सही है, ठीक है। यहाँ पे हरगोविंद जो थे अर्जुन देव के पुत्र थे, ठीक है, और इनको कैद कर लेता है। और जब इनके पिता की हत्या जब करवा दी जाती है तो हरगोविंद सिंह ने मतलब सिखों को क्या किया, एक लड़ाकू जाति में क्या किया, परिवर्तित कर दिए, ठीक है। तो हरगोविंद सिंह के समय ही, ठीक है, सिख जो थे एक लड़ाकू जाति में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अकबर सिख गुरुओं को बहुत प्रभावित था, वह उनसे मिलने अमृतसर जाया करता था, परंतु जहांगीर के समय दोनों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। जहांगीर ने आरोप लगाया कि अर्जुन देव ने शाहजहां खुसरो की मदद पैसे और प्रार्थना से की है। उसने अर्जुन देव उनके उत्तराधिकारी गुरु हरगोविंद को कुछ समय के लिए कैद में रखा। सिख और मुगल शासकों के बीच संघर्ष का कारण धार्मिक न होकर व्यक्तिगत और क्या था, राजनीतिक था। मुगल कालीन जमींदारों से संबंधित तथ्यों पर आपको विचार करना है।
बहुत से जमींदारों को भू राजस्व वसूलने का वंशागुणत अधिकार था। ठीक है, इसकी अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थी। इनके स्थानीय नाम देशमुख, पाटिल तथा आदि थे। तो बिल्कुल देशमुख, पाटिल और आदि, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और किसानों ने इनका अप्रत्यक्ष संबंध था, तो किसानों से इनका संबंध प्रत्यक्ष होता था। ठीक है, तो ये आपके सही है, ध्यान में इसको रखना। 1, 2, 3 की बात करेंगे, आपके सही कथन है। ठीक है, मुगल काल में जमींदार भू राजस्व की उगाही करते थे। उन्हें बहुत सारे गांव के भू राजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। किसानों के साथ इनका संबंध क्या होता था? प्रत्यक्ष होता था, न कि मतलब क्या होता था? अप्रत्यक्ष होता था। ठीक है, अब इनके पास क्या होती? अपनी सशस्त्र सेनाएं भी होती, इनका अपना एक तरह का किला भी होता, जिसको गढ़ी कहा जाता था। अब मुगल काल में जमींदारों का स्थानीय नाम देशमुख थे, पाटिल थे, नायक थे। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। मुगल कालीन भारत में मदद ए मास क्या कहा जाता था? विद्वानों को जो दी जाने वाली भूमि जो होती थी, विद्वान भी हो सकते थे, उलेमा भी हो सकते, इसको धर्म गुरु कह लीजिए, तो उनको बोलते थे मदद ए मास। ठीक है, 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के पंचायत के मुखिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पद अनुवांशिक होता था, तो ये गलत है आपका। पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता था, जो कि प्रश्न आपका 68वीं या फिर 69वीं बीपीएससी में पूछा भी गया है। वो ग्राम लेखाओं का निर्माण के लिए जवाबदेह था, तो बिल्कुल उसके पास सारी जानकारी भी होती थी ग्राम की लेखा के संबंधित। तो ये सारे के सारे आपका सही है। ठीक है, मुखिया को गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से चुना जाता था, और इस चुनाव के बाद उसे जमींदार से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती थी। मुखिया का मुख्य कार्य गांव की आमदनी एवं खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में तैयार कराना होता था। इससे पंचायत का पटवारी उसका क्या करता था? तो मदद भी करता था। ठीक है, ध्यान में आप रखेंगे इसको। मुगल कालीन साहित्य एवं संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आलमगीर नामा औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों का विवरण प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, आलमगीर नामा की बात करें, औरंगजेब के शासन से संबंधित है। औरंगजेब को मतलब आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मुंतखब उल तवारिख अकबर के शासनकाल के एक ऐतिहासिक विवरण है। बिल्कुल ठीक है। तुगलक के बाबरी बाबर के प्रशासनिक संगठन एवं सैन्य रणनीति की प्रमुख विशेषताओं का भी वर्णन करता है। तुगलक के बाबरी का लेखक खुद बाबर ही है। ठीक है, तो सारे कथन की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट ट्रू, सारे कथन की बात करेंगे, सही है। अब आते आलमगीर के बारे में बात करें, आलमगीर नामा, तो औरंगजेब के प्रशासन से संबंधित ये पुस्तक आपको जानकारी देती है। इसके लेखक की बात करेंगे, इसके लेखक कौन है आलमगीर नामा का? तो मोहम्मद काजिया सिराजी। क्या नाम है? मोहम्मद काजिया सिराजी की बात करेंगे, इसके क्या है? लेखक है। और इस कृति में औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभिक, हाँ ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभिक 10 वर्षों का विवरण आपको क्या होता है? यहाँ पे इस पुस्तक में आपको देखने को मिलती है। मुंतखब उल तवारुक के लेखक कौन है? बदायूनी। कौन है लेखक इसके? तो बदायूनी की बात करेगा, मुंतखब उल तवारिक के लेखक है। और मुंतखब उल तवारिक में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलता है? तो क्या बताओगे आप? अकबर के शासनकाल। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो अकबर के शासनकाल की जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और तुगलक के बाबरी में तो जानते हैं, बाबर ने खुद लिखा है, तो बाबर से ही संबंधित है ना तुगलक के बाबरी। ठीक है, चलिए आप देखेंगे, बाबर जब तुगलक के बाबरी लिखता है तो किस समकालीन सुल्तान को, ठीक है, वो सबसे शक्तिशाली बताता है भारत का? किस सुल्तान के बारे में बाबर तुगलक के बाबरी में चर्चा करता है? मतलब बाबर का समकालीन कृष्णदेवराय का, विजयनगर वाले। हाँ, और राणा संगा के बारे में भी चर्चा है। ठीक है, ध्यान में रखिए, कृष्णदेवराय को बोलता है समकालीन भारत का शक्तिशाली शासक। ठीक है, अकबर के शासनकाल में ऐसा कौन सा कार्य हुआ जिससे एक अच्छे प्रशासक के रूप में जाना जाता है? निम्नवत कथन पर विचार कीजिए। उसने युद्धबंदियों के जबरन धर्म परिवर्तन करने की प्रथा पर रोक लगा दी, राजपूतों को साथ धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया, जो कि सुलह ए कुल के नीति का परिणाम स्वरूप था। उसने राजस्व संग्रहण के लिए इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, अकबर ने नहीं की थी। ठीक है, उसने जजिया और तीर्थ यात्रियों पे कर को समाप्त कर दिया, तो बिल्कुल कर दिया था, ध्यान में रखेंगे, ये सही आपका। ठीक है, उसने जजिया भी समाप्त किया था और तीर्थ यात्रियों के कर भी समाप्त किए थे। 1564 में अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। और तीर्थ यात्रा पे कर को कब समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा को 1562 है सर, एक चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। 1563 में 1562 में शायद हरमदल से मुक्ति मिलती है, 1563 में शायद उसने
तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। अब 1564 में उसने क्या किया, जजिया को समाप्त जजिया कर का। दिया, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, तो सही है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे मुगल दरबार की मुख्य भाषा फारसी के संदर्भ में सही कथनों को चुनिए, ठीक है। राज परिवार के सदस्यों और दरबार मजदूर कुलीन लोगों के द्वारा ये बोली जाती थी। जहांगीर ने सतर्कता पूर्वक, ठीक है, तरीके से फारसी को मुगल दरबार की मुख्य भाषा बना दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्थानीय मुहावरे और कई भाषा इसमें शामिल होने के बाद इसका भारतीयकरण हो गया। फारसी तथा हिंदी के मिलन से एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। तो बताना कौन सा सही, तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, ठीक है। राज परिवार के सदस्यों और दरबार में मौजूद कुल लोगों के द्वारा फारसी भाषा बोली जाती थी, ठीक है। जब स्थानीय भाषा जब इनके साथ मिली, साथ में जब जब इनके साथ मतलब भारतीय भाषा भी जब मिलती है तो क्या होता है, तो इसका उर्दू में इसका परिवर्तन हो गया, किसमें हो गया, उर्दू में, ठीक है। इसको हिंदुस्तानी बोली कहे जाने लगा, ठीक है। तो एक आध की बात करेंगे, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो फारसी राज दरबार की मुख्य भाषा बन जाने के कारण उन लोगों की प्रतिष्ठा में इजाफा हुआ जिनकी फारसी भाषा बहुत अच्छी थी, ठीक है। राजा राज्य परिवार के सदस्यों और उन लोगों के द्वारा राज दरबार में फारसी ही बोली जाती थी। फारसी को मुगल दरबार की मुख्य भाषा किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था, न कि जागीर ने, ठीक है। 16वीं या 17वीं शताब्दी में फारसी का इस्तेमाल करने वाले लोग उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों से आए थे और अलग अलग भारतीय भाषाएं बोलते थे। इस तरह भारतीय लोककृतियों और मुहावरों को आत्मसात करने से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया। हिंदी तथा फारसी के मिलन से एक नई भाषा का जन्म हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको उर्दू कहा जाता है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग चलते आगे चलेंगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। आगामी प्रश्न में दो व्यक्तित्व है, एक को कथन एक तो दूसरे को कथन आर कहा गया है। इन दोनों व्यक्तित्वों को सावधानी पूर्वक परीक्षण करके इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से मतलब क्या करना है, चुनिए, ठीक है। मुगल बादशाह को देवीय शक्ति का प्रतीक और विभिन्न मामलों में दैवीय सलाह का भी स्रोत माना जाता था। जिन लोगों को फरे इजदी मिली थी उस तालिका में बादशाह के नाम सबसे ऊपर था, ठीक है। तो बिल्कुल पहला सही है, दैवीय शक्ति का प्रतीक मानते थे। अकबर ने भी खुद को जब उसने दीन दिलाही नामक धर्म की स्थापना की थी तो अबुल फजल उसके बारे में कहता था, अकबर जो था उनके अंतर्गत दैवीय शक्ति थी, प्रकाश क्या क्या उसके अंदर ही खुद विद्वान थे, इस तरह की बातें लिखता था। तो मुगल बादशाह को दैवीय शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता था, तो प्रजा के लिए दैवीय दिशा निर्देश का स्रोत था। वह उन लोगों को सूची में सर्वोपरि मानता था जो फर्रे इज्दी प्राप्त थे, जिसका अर्थ था ईश्वर से प्रत्यक्ष आने वाली दैवीय रोशनी, ठीक है। अबुल फजल लिखता था, इस प्रकार की रोशनी जो थी, ठीक है, कहां से निकलता था, ठीक है, तो अकबर के अंदर से इस प्रकार की रोशनी जो थी निकलती थी, ऐसा खुद मतलब किसने कहा है, तो ध्यान में रखोगे किसने कहा है, तो अबुल फजल ने कहा है, अकबर के संदर्भ में, यह भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। बैरम खान को इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उसने हुमायूं को 14 वर्ष तक फारस निर्वासन को समाप्त करने में सहायता की और सरहिंद के युद्ध में इब्राहिम शाह सूरी को पराजित किया। तो बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। पहला वाला की बात करेंगे तो पहला वाला बिल्कुल सही, लगभग 14 से 15 वर्षों तक हुमायूं जो था निर्वासन का जीवन व्यतीत किया, लेकिन बाद में उसे फिर से मतलब क्या हुआ, आप देखो फिर से मतलब उसको सत्ता पर बैठाने में किसकी प्रमुख भूमिका थी, बैरम खान की भूमिका थी। शुरुआती वर्षों में बैरम खान की बात अकबर की देखभाल की, तो बिल्कुल देखभाल की, ठीक है। इसको अकबर क्या कह के बुलाता था, क्या बोलता था इसको अकबर, खान बाबा, खान बाबा, खान बाबा बोलता था, ठीक है, और इसके बेटा को ठीक है, खाने खाना। ठीक है। आप चलेंगे अकबर के खिलाफ विद्रोह में जहांगीर की सहायता की, तो नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। दीन इलाही का समर्थन किया, तो ऐसा भी नहीं था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शेर शाह सूरी ने चौसार कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को हराया, हुमायूं भाग निकला, उसने 14 वर्षों के अज्ञातवास में फारस में गुजारे। बैरम खान इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि 14 वर्ष के अज्ञातवास के समय उसने हुमायूं की मदद की और उसी के वजह से हुमायूं ने सरहिंद में इब्राहिम सूरी को पराजित किया। हुमायूं की मृत्यु के बाद प्रारंभिक वर्षों में उसने अकबर की भी देखभाल की, ठीक है। मुगल काल के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है। अकबर ने फारसी को न्यायिक भाषा का दर्जा दिया, तो दिया ही, ठीक है। मुगल कालीन इमारतें अपने संतुलन, ऊंचाई, भव्यता, चबूतरे का निर्माण, सौंदर्य और, ठीक है, व्यवहारिक गुंबदों का प्रयोग, मेहराबों, 4 बाग या
बगीचों तथा वर्गाकार वलयों के लिए भी जानी जाती थी। ये भी आपका सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मुगल चित्रकला में शाही जीवन का मुख्य विषय के रूप में चित्रित किया गया और इनसे मुख्य बल प्राकृतिक सुंदरता पर दिया गया, सामान्यतः धार्मिक विषयों की अनुपस्थिति रहती थी। बिल्कुल सही है, ठीक है। संगीत के क्षेत्र में दो अस्पष्ट काल दिखाई दे, जिसमें अकबर के बाद शासकों ने संगीत को प्रोत्साहन नहीं दिया, ठीक है। तो गलत है, अकबर के बाद के शासकों ने भी संगीत को प्रोत्साहन दिया था, लेकिन किसने नहीं दिया था? औरंगजेब ने नहीं दिया था, ठीक है। क्योंकि शाहजहां गान और विद्या संगीत का मतलब बहुत शौकीन था, ठीक है। शाहजहां को भी ये शौक थी, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके समय में दो महान हिंदू संगीतज्ञ थे जिनका नाम था जगानाथ एवं जनार्दन भट्ट। ये पूछा जा सकता है, जगानाथ और जनार्दन भट्ट, ठीक है, मुगल ये क्या संगीतज्ञ थे, किनके दरबार में रहते थे? तो ध्यान में रखेंगे, किनके दरबार में रहते थे? तो शाहजहां के दरबार में रहते, ठीक है। यह सच है कि औरंगजेब कट्टरवादी था और उसने अपने समय में दरबार के गायन को मतलब क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, लेकिन इसके पीछे भी कारण माना जाता है। डिटेल्स में हम लोग बात कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं नहीं, औरंगजेब कट्टर था, लेकिन वो उस तरह का कट्टर नहीं था, क्योंकि औरंगजेब खुद ही मतलब क्या संगीत वाद्य यंत्र बजाता। कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था औरंगजेब? बीना बजाता था। क्या बजाता था वो? बीना बजाता था, ठीक है। बीड़ा। हाँ, और ये अकबर क्या बजाता था? बूढ़ा। नगारा बजाता था, नगारा नगारा नगारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नगारा समझते? तंबूरा क्या पता कौन? नगारा समझते हैं क्या होता है? बड़ा बड़ा ढोल नहीं होता है, ठीक है, उसको नगारा बोलते हैं, ठीक है। तंबूरा क्या पता कौन बजाता था? ये तो बीना बजाता था। इसी में पढ़ा था, पीडीएफ है हम लोग जो पढ़ा था, तंबूरा जो वीणा और सितार का जो मिक्सचर था, मिला के जो बना था। बीना और सितार को मिला के तो इसने क्या बोलते हैं, अमीर खुसरो ने आविष्कार किया था ना। जी सर। हो सकता है, ठीक है, चलिए हालांकि देखेंगे आगे। अकबर के मंत्रालयों को इस संदर्भ में समझा जा सकता है, दीवान शाही प्रतिष्ठानों की विभाग की देखभाल करता था। मीर बख्शी की बात करेंगे, सैन्य अध्यक्ष होता था। सद्र न्यायिक और राजस्व मुक्त इनाम अनुदान के लिए जिम्मेदार था। बिल्कुल 2-3 की बात करेंगे, पहला गलत है, दीवान शाही प्रतिष्ठानों के विभाग की देखभाल नहीं करता था, ठीक है। अकबर के पंचालों का गठन की समस्या समाधान करने के लिए उनका विभाजन किया गया था। ये 4 प्रकार के थे। मंत्रियों के सबसे शक्तिशाली वकील होता था, वजीर होता था, प्रधानमंत्री की भूमिका रखता था, जो राजस्व विभाग का भी अध्यक्ष था, ठीक है। वित्त विभाग, राजस्व विभाग इसके अंतर्गत आते थे। अबुल फजल के अनुसार आय और व्यय विभाग के अध्यक्ष को वजीर कहा जाता था और उसे ही मतलब क्या कहते, दीवान कहते थे। सैन्य विभाग की अध्यक्षता मीर बख्शी द्वारा की जाती थी। शाही प्रतिष्ठान और शाही घरेलू रखरखाव मीर समान के अधीन थी, ठीक है, न कि किसके अधीन? दीवान के अधीन, ठीक है। दीवान किसको बोलते थे? तो ध्यान में रखें, दीवान की बात करेंगे तो दीवान आपको वजीर को ही दीवान कहा जाता था। न्यायिक और राजस्व मुक्त अनुदान, जिसको इनाम कहते थे, इनाम विभाग सद्र के अधीन रखे जाते थे, ठीक है। इसमें ऐसे भूमि को दिया जाता था, इनामो भूमि कहते थे, जिनमें किसी भी प्रकार के कर नहीं होती थी, ठीक है। मुगलकालीन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? किसान का अपनी जमीन पे व्यक्तिगत अधिकार होता था। पंचायतों को जुर्माना लगाने, समुदाय को निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। जाति का अवहेलना रोकने के लिए लोगों ने आचरण पर नजर रखना मुखिया की जिम्मेदारी थी। बंगाल में ग्रामीण दस्तकारों को अपनी, ठीक है, सेवाओं के बदले में ग्रामीण समुदाय द्वारा दी गई भूमि को मिरासस मतलब वतन भी कहा जाता था, ठीक है। तो गलत है, ये बंगाल में नहीं, आई थिंक महाराष्ट्र में था, ठीक है। किसान को अपनी जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार था। पंचायतों को जुर्माना और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर देने का भी अधिकार था, दंड देने का अधिकार था। जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों ने आचरण पर नजर रखना मुखिया की जिम्मेदारी थी। गांव के मुखिया को क्या बोलते थे? तो मुकद्दम बोलते थे। क्या बोलते थे? मुकद्दम कहा जाता था, ठीक है। महाराष्ट्र में ऐसी दस्तकारों की मिराम या वतन बन गई जिन पर दस्तकारों का पुश्तौनी अधिकार होता था, ठीक है। उत्तर में बात करेंगे तो डी गलत आपका दिया हुआ, बाकी सारे के सारे सही है। अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी लेखन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, जमींदार तथा शासक वर्ग के संबंधों का स्पष्ट करना, साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहां मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रहता, मुगल राजधानी से दूर इलाकों पे मुगल सम्राटों का नियंत्रण स्थापित करना और तथा नियमित कर वसूली का विवरण देना, ठीक है। अकबर के मजबूत सैन्य तंत्र की ओर विशाल साम्राज्य का विवरण देना क्या है? तो क्या बताओगे इसका आंसर? क्या लिया है? बी लिया। बी में क्या है? तो आप देखोगे साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहां मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर मतलब क्या हो, रहता हो। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ते हैं तो आगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। तो अब प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है। 16वीं एवं 17वीं सदी के कृषि इतिहास को समझने के लिए आईने अकबरी प्रमुख स्रोत था। इसे अबुल फजल ने लिखा था। इसका उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का ऐसा खाका पेश
करना था जहां मजबूती सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बना के रहता हो। ठीक है, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था और तत्कालीन कृषि समाज में महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना। ठीक है, मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना तथा वसूली नगद एवं ठीक है जींस दोनों रूप में की जाती थी। किसी वस्तु का वाणिज्यकरण होने से उनसे महिलाओं के श्रम का भागीदारी बढ़ जाती थी। तलाकशुदा तथा विधवा महिलाओं को कानून द्वारा शादी करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई थी। तो आपको ध्यान में रखना कौन सा सही नहीं है। तो शादी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, और पहला भी की बात करेंगे वो भी आपका गलत है। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना तथा वसूली नगद एवं जिन्स दोनों में की जाती थी, ये गलत लिया है। ठीक है, केवल नगद में किया जाता था, ध्यान में रखेंगे। और महिलाएं जो थी तलाकशुदा या फिर मतलब जो विधवा महिला जो थी वो विवाह कर सकती थी। ठीक है, मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली दोनों नगद में की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी मजदूरी का पूर्व भुगतान भी नगद में मिलता था। ठीक है, किसी वस्तु का जितना वाणिज्यकरण होता उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतना ही मांग थी। ठीक है, तलाकशुदा तथा विधवा महिला दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी, ध्यान में इसको रखेंगे। अब आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है, उस पर भी जरा ध्यान दीजिए। औरंगजेब की सामाजिक सांस्कृतिक नीति के बारे में कौन सा सही है। ठीक है, उसने नवरोज के त्योहार पे प्रतिबंध लगा दिया, उसने झरोखा दर्शन की प्रथा भी बंद कर दी, उसने अबवाब नाम का कर लगाया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 1 और 2 की बात करेंगे सही है। ठीक है, झरोखा दर्शन जो कि अकबर ने शुरू किया था उस पर प्रतिबंध लगा दिए। नवरोज के त्योहार की बात करेंगे तो इस पर भी उसने क्या किए, प्रतिबंध लगा दिए, जो कि पारसियों का त्योहार था। ठीक है, औरंगजेब ने नवरेज के त्योहार पर प्रतिबंध लगा दी क्योंकि वह ठीक है जरूनथुरुस्ती रिवाज था, मतलब पारसियन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसका ईरान के शकावी शासन पालन करते थे। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई झरोखा दर्शन को बंद करा दिया क्योंकि उसे अंधविश्वास, रिवाज और इस्लाम के विरुद्ध मानता था। ठीक है, औरंगजेब ने अबवाब नामक कर न लगाकर आमदनी के एक बड़े जरिए के लिए ठीक है तिलांजलि दी क्योंकि इसका प्रावधान धारा में नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखेंगे कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा जिसे श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह गई। ठीक है, सही कथन को बताना है। ठीक है, और दूसरा की बात करेंगे, शिल्पकारों को अपने उत्पादनों को बेहतर बनाने के लिए राज्य द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। ठीक है, बंगाल के विशाल क्षेत्र रेशम, कपास तथा नील उत्पादन के मामले में मिस्र से भी आगे थे। बताना है उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में किस यात्री के वृत्तांत से पता चलता है। तो क्या नाम है उसका, बर्नियर। क्या नाम है उसका, बर्नियर नाम है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं उपयुक्त विवरण की बात करें मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के विषय में, बर्नियर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए इतिहासकारों ने औरंगजेब को इस संदर्भ में मानते, औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण। तो नादिर शाह ने औरंगजेब पे आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। डेट टाइम शासक कौन थे, मोहम्मद शाह शासन थे, मोहम्मद शाह शासक था। ठीक है, औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा जिस कारण वो उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सकता। बिल्कुल, कहते हैं अपने पुत्र का पीछा करते करते वो दक्षिण भारत पहुंचा था, दक्कन में पहुंचा था और उसके बाद कभी वो वापस ही नहीं लौट पाया, वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मतलब दक्षिण भारत का विजय अभियान उसके लिए काल बन गया। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता, वो दक्कन में फंसा रहा और फंसा ही रह गया। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा अपनाई गई मराठा नीति सबसे ज्यादा मुगलों के लिए एक तरह से देखेंगे तो एक तरह से काल साबित हुआ। ठीक है, ध्यान में रखना है। बाकी नादिर शाह का अटैक की बात करेंगे 1739 में होता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, इसने 1739 में मोहम्मद शाह के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था क्योंकि नादिर शाह को लग गया था दिल्ली पे बैठा मोहम्मद शाह रंगीला एक कच्चा बादशाह है। ठीक है, इसलिए उसने आक्रमण की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब नादिर शाह का आक्रमण होता है और नादिर शाह जब दिल्ली के सीमा पे पास आ जाता है तो ये मोहम्मद शाह जो रंगीला तो था ही। ठीक है, ये पूरे नाच गान में व्यस्त था। ठीक है, और जब इसको बोला जाता है नादिर शाह दिल्ली के सीमा पे आ गया, एक लेटर दिया जाता है तो वो बहुत अजीब तरीके से उसको शराब में डुबो देता है। तो मतलब क्या नाच गान के बीच में तुम मतलब ये दखल अंदाजी देने लगे हो। ठीक है, तो दिल्ली के सीमा के पास आ गया रहता, फिर भी ये नाच गान में व्यक्ति व्यस्त था, इसलिए नादिर शाह बहुत बेहतरीन ढंग से मोहम्मद शाह को क्या करता है, बंदी भी बना लेता है। पता है, बंदी बना लेता है। 2 करोड़ रुपए की मांग की जाती है। बीच बचाव करने के लिए शहादत खान जाते हैं जो कि अवध के नवाब थे। शहादत खान को भी झाड़ के निकाल दिया जाता। तब एक ही व्यक्ति को याद आता है क्योंकि मुगल सम्राट में वो व्यक्ति काफी काबिल था, वह हैदराबाद राज्य का संस्थापक किनकिलिच खान था। किनकिलिच खान के बीच में समझौता होता, किनकिलिच खान बनाने के लिए तैयार हो जाता, बोले ठीक है मैं आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा। ठीक है, और 2 करोड़ रुपया में क्या होता है, 50 लाख रुपया तब आपको मिलेगा जब भारत की सीमा से बाहर निकल जाइएगा।
ठीक है। और भारत की सीमा से जैसे ही बाहर, अगर 50 लाख अभी दे देता हूँ, भारत की सीमा से जैसे ही बाहर निकलोगे 50 लाख तब दे दूंगा, और जैसे ही ईरान पहुंचेगा तो 1 करोड़ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। नादिर शाह को छोड़ दिया जाता है, सॉरी मोहम्मद शाह को छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी नादिर शाह के दिमाग में क्या चलने लगता है, एक आदमी ने आपको भड़का दिया, आप मूर्ख है, अब 2 करोड़ रुपया में मान रहे हो, दिल्ली पे आक्रमण करते हो, ठीक है, तो आपको काफी अधिक संपत्ति हाथ लगेगी। वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं था, शहादत खान था। दिल्ली पे आक्रमण शहादत खान के बातों पे ऊपर करता है, बाद में पता भी चल जाता है दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए शहादत खान ने नादिर शाह को प्रेरित किया है, ठीक है। लेकिन दिल्ली पे काफी दिन छानबीन करने के बाद भी नादिर शाह को संपत्ति हाथ नहीं लगता, तो वो फिर से शहादत खान को वार्न करता है, अगर मुझे नहीं मिला जितना तुमने बताया तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे राज्य पे आक्रमण करूंगा। इस बात से मतलब भयभीत होकर शहादत खान क्या करता है, जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। लेकिन काफी समय दिल्ली में देने के बाद महीना भर से भी ज्यादा रहा था, ठीक है, भी प्रश्न पूछा जाता है। और दिल्ली को बहुत ही बुरे तरीके से लूटा, और साथ में बरसों पुरानी, ठीक है, शाहजहां का जो क्या मयूर सिंहासन था वो भी साथ में क्या करता है, लूट के ले जाता है। बरसों पुरानी दिल्ली की बसा बसाया दिल्ली और धनाढ्य दिल्ली पूरी तरीके से मतलब क्या होती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो यही था नादिर शाह जिसने 1739 में आक्रमण किया। अब फिर इसका जो वंशज जो था, वंशज तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो कौन था, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली जो था नादिर शाह के उत्तराधिकारी था, फिर वो 1761 में भारत पे आक्रमण करता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, नादिर शाह के संक्षेप में मैंने आपको कहानी सुना दिया। मुगल शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मुगल शासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रीयकृत थी, बिल्कुल ठीक थी। मुगल नेतृत्व राजपूतों के हाथ में था, ऐसा नहीं है। मुगल सरदारों के प्रशासन में नई प्रणाली लागू की, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। औरंगजेब के द्वारा छापामारी पद्धति का प्रयोग किया गया, नहीं। औरंगजेब के शासनकाल में छापामारी पद्धति का प्रयोग, ठीक है, आप देखोगे तो शिवाजी के द्वारा किया गया, क्योंकि छापामारी या फिर गुरिल्ला युद्ध पद्धति के जनक की बात करेंगे कौन थे, तो दैट टाइम शिवाजी थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पहला प्रश्न की बात करेंगे, सही है। उसके बाद सारे के सारे ऑप्शन क्या दिए, गलत दिया। अब आते तकावी ऋण क्या होता था। तो तकावी ऋण की बात करेंगे तो एक ऐसी ऋण पद्धति थी जो कि भूमि आपको कृषि करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए आपको पहले ही मतलब क्या होता था, ऋण उपलब्ध कराया जाता था। ये खेती के विस्तार में बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाता था, बिल्कुल दिया जाता था। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नहीं था, सेना को सुदृढ़ीकरण के लिए नहीं था, ठीक है। साहूकारों को यह युद्ध की स्थिति में राज्य द्वारा साहूकारों से लिया गया ऋण नहीं था, ठीक है। इसलिए खेती के बेहतरी के लिए राज्य की तरफ से दिया गया ऋण था, ठीक है। अभी भी हमारी सरकार जो होती है एक तरह से देखोगे तो तकावी ऋण देती है। अब केसीसी क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, एक तरह का तकावी ऋण तो है जो कि राज्य के द्वारा दिया जाता है, बैंकों के द्वारा दिया जाता है। आप खर्च करो, जब आपकी खेती अच्छी हो, बेहतरी हो, तो आप सरकार को कर मतलब क्या कर दो, चुका दो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो उस समय भी दिया जाता था। तो मुगलों ने भी तकावी ऋण पे काम किया था। हालांकि इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में को तकावी ऋण के बारे में देखने को मिलता है। बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने तकावी ऋण की प्रथा को बहुत अधिक बढ़ावा दिया था, ठीक है। हालांकि बात करेंगे तकावी ऋण जो था मोहम्मद बिन तुगलक का खराब हो गया था, मतलब उसका, क्योंकि उसके अधिकारी अच्छा नहीं थे। अगर मान लीजिए शासक कितना भी अच्छा, मोदी जी कितने भी अच्छे हैं ना, लेकिन ब्यूरोक्रेट अगर अच्छा नहीं होगा ना, तो आपके तक लाभ नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। इसलिए ब्यूरोक्रेट जो होता है वो चीजों को, जो चीजें आती है उसको मतलब रेगुलेट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे खराब चीज ये थी, उसका ब्यूरोक्रेट काफी अधिक करप्ट था, ठीक है। चलिए, तो तकावी ऋण ध्यान में रखेंगे, मुख्यतः खेती के विस्तार और बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया गया क्या था, ऋण था, ठीक है। अब जैसे आगरा का किला की बात करेंगे, निर्माण किसने करवाया, तो आगरा का किला आप जाओगे तो इसका निर्माण लाल किला, ठीक है, आगरा का लाल किला की बात करेंगे तो इसका निर्माण आपको किसने किया, अकबर ने किया। कभी मौका मिले तो जाइए, बहुत खूबसूरत है, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन वहां से काफी पास ही है, ठीक है। अब चलेंगे वहां पे, देखेंगे यहाँ पे बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा करवाया। पंच महल की बात करेंगे, इसका भी अकबर के द्वारा। अब फतेहपुर सीकरी शहर की निर्माण करवाएंगे तो वो भी अकबर के द्वारा। अकबर ने मुख्यतः अपनी 3 जगह पर राजधानी बनाई थी, एक फतेहपुर सीकरी है, एक आपका हो गया आगरा हो गया, तीसरा राजधानी अकबर का कहाँ था, तीसरा राजधानी अकबर का कहाँ था, एनीबॉडी, दिल्ली सर, दिल्ली, अच्छा, और फतेहपुर सीकरी तो हो गया, ठीक है, आगरा भी हो गया, और कहाँ पे था, ठीक है। इसकी तीसरी राजधानी लाहौर हुआ करती थी, ठीक है, लाहौर, ठीक है, कहाँ थी, लाहौर थी, ठीक है। लाहौर का किला का भी इसने निर्माण करवा रहा है, ठीक है। शाहजहां के शासन काल में दिल्ली राजधानी होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी तक दिल्ली राजधानी कब होगी, शाहजहां के शासन काल में। दिल्ली का भी कोई लोट नहीं है, लाहौर थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो सारे के सारे कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। और इसने इलाहाबाद का लाल किला, कभी आप संगम पे जाओगे तो देखना इलाहाबाद में एक लाल किला है, हालांकि अब बहुत ही खराब स्थिति में लाल किला बोला हूँ, सीधे इलाहाबाद का किला जो है, हालांकि इंडियन आर्मी के अंतर्गत अब आता है, इंडियन आर्मी उस पर कब्जा की हुई है। तो इलाहाबाद का लाल किला का भी इलाहाबाद के किला का भी अकबर ने निर्माण करवाया था, लाहौर का किला का भी अकबर ने निर्माण करवाया था, ठीक है। अकबर ने आगरा के किला का निर्माण का प्रधान वास्तुकार की बार कासिम खान की देखरेख में करवाया था, ठीक है, कासिम खान। हालांकि आगरा का किला उतना बड़ा नहीं है जितना कि दिल्ली का किला है, दिल्ली का लाल किला बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब आगरा का जो लाल किला है उसमें 10-12 आ जाए इतना बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है आगरा वाला, ठीक है। दिल्ली वाला बहुत बड़ा है। यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसका मुख्य द्वार दिल्ली दरवाजा के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। सिकरी में स्थित जम्मा मस्जिद को दक्षिण दीवार में भारत की सबसे ऊंचे, ठीक है, बुलंद दरवाजा का भी निर्माण किया गया था, ध्यान रखेंगे। आगरा में कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में है। गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी बनाया, वहां महलों, मस्जिदों और खानकाहों आदि का भी निर्माण करवाया, ठीक है। अकबर ने पंचमहल 1571 से 1585 तक बनवाया, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फतेहपुर सीकरी में जाओगे तो बहुत सारे आपको महल आपको देखने को मिलते हैं। जोधाबाई का महल है, वो भी काफी खूबसूरत दिखता है फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। और आगरा से फतेहपुर सीकरी की दूरी 15 किलोमीटर है, बड़ा खूबसूरत है, ठीक है। कभी मौका मिले तो जाइए, ठीक है। जहांगीर ने ग्यास बेग को, ठीक है, एतमादौला की उपाधि से सम्मानित किया, बिल्कुल। एतमादौला की बात करें, जहांगीर ग्यास बेग की बात करें, मिर्जा ग्यास बेग कौन थे जहांगीर के? जहांगीर के कौन थे ये? तो ध्यान में, जहांगीर के ससुर थे ये, आई थिंक ससुर थे, बिल्कुल, ठीक है। नूरजहां के पिता थे, ठीक है। जहांगीर ने 12 प्रकार के अध्यादेश को जारी किया और इत्र बनाने की विधि का आविष्कार अश्वत्थ बेग ने की थी, बिल्कुल की थी। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था, तो सारे सारे कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। एक जहांगीर ने क्वेश्चन 12 पे सर ये क्वेश्चन पे डाउट है, ये जो अकबर ने पंचमहल का जो किला बनाया था सर, ये गुजरात विजय के बाद में बनाया था या पहले बनाया था? गुजरात विजय तो 1572 में हुआ था ना? फतेहपुर सीकरी में बनाया था, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बनाया था। और गुजरात विजय से इसका नहीं, फतेहपुर सीकरी कब बनता है? गुजरात विजय के बाद ही तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी जी बनाता है जी। ना। हाँ, तो उसके बाद तो बना सर वो होगा ये, पंद्रह क्योंकि सौ ये फतेह, हाँ, 1500, बहत्तर में बना, गुजरात विजय हुआ था ना, उसी टाइम बना था ना हाँ, वो। 1572-73 में, बिल्कुल, ठीक है। तो राजधानी में तो आपका लगभग 1575 के आसपास ही बना था ना ये। राजधानी की बात करेंगे तो कब बना था ये फतेहपुर सीकरी? राजधानी कब बना था? 72 के बाद ही बना होगा, ठीक है। जी 75 के आसपास में राजधानी बना था, चेक कर लीजिए, ठीक है। लेकिन पंचमहल जो था फतेहपुर सीकरी में, राजधानी बनने के बाद इसकी निर्माण हुई थी। मतलब राजधानी के साथ साथ ही बहुत सारा, मतलब आप देखोगे तो वहां पे आर्किटेक्चर भी चल रहा था, ठीक है। जोधाबाई की महल आपको दिखेगा, पंचमहल दिखेगा, रंग महल भी है, दीवाने आम भी है, दीवाने खास भी है, सब आपको देखने को मिलेगा, आपको आगरा में, आपको सॉरी, आप फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो फतेहपुर सीकरी में वो जो थे संत जो थे, क्या नाम था उनका, ठीक है, उनका क्या बोलते, वो भी बना हुआ है, क्या बोलते वहां पे जहाँ पे संत का क्या रहा था उसको यार, मोइनुद्दीन चिश्ती या हाँ, निजामुद्दीन मोइनुद्दीन औलिया। चिश्ती का, ठीक है। मकबरा की बात करें, वो भी आपको बना हुआ है, ठीक है। हालांकि उस मकबरा का उदारीकरण करने, सॉरी, क्या बोलते उसको, पूर्ण रूप से उदार करने का काम जहांगीर करता है, उसमें संगमरमर वगैरह लगा देता है, ठीक है। जहांगीर ने 12 प्रकार के अध्यादेश को जारी किया, जैसे उसने नशीले पदार्थों के निर्माण और बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया, हालांकि खुद भी बहुत बड़ा नशीला था ये, ठीक है, खुद नशा करता था, अफीम खाता था। इसके अफीम खाने के लत से तो इसकी वाइफ इतनी परेशान हो गई थी, तो उसने सुसाइड कर लिया था, ठीक है, जो कि राजपूत राजकुमारी थी, ठीक है। उसने सरकारी अस्पतालों के निर्माण का आदेश दिया और उनमें हकीमों की नियुक्ति की। उसने आदेश दिया कि जमींदार किसानों की जमीन पे जबरन कब्जा नहीं करेंगे। उसने अपराधियों के अंगों को छत विछत करने की अनुमति नहीं दी। लंबी अवधि तक सजा काटते सभी दोषियों को जेल से रिहा कर दिया, ठीक है। और खुद को, मतलब क्या बोलता था, क्या बोलता था जहांगीर, क्या चीज को करने के लिए जाना जाता? न्याय करने के लिए जाना जाता, ठीक है। और इसने न्याय करने के लिए क्या, सोने की जंजीर भी लगाई थी, ठीक है, जो यमुना नदी के तट से, ठीक है, आगरा के दरबार तक जाती थी, ठीक है, सोने की जंजीर, इसको बोलते हैं न्याय की जंजीर, ठीक है। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जहांगीर को सर्वाधिक चुनौती मलिक अंबर ने दी। अब बताइए कहाँ के शासक थे मलिक अंबर? बीजापुर के थे, अहमदनगर के थे, कंधार के थे, या फिर गोलकुंडा के थे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, अहमद। अहमदनगर के थे, ठीक है। मलिक अंबर की बात करेंगे तो एक मामूली व्यापारी थे, लेकिन बाद में जाके ये बहुत बड़े प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाते मलिक अंबर, ठीक है। अपने
व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, राजस्व व्यवस्था के लिए। खुर्रम की कूटनीतिज्ञ और शक्ति से भयभीत होकर मलिक अंबर और आदिल शाह ने बालाघाट का संपूर्ण क्षेत्र अहमदनगर दुर्ग का हस्तगत कर दिया। शाहजहां के वापस आते ही मलिक अंबर ने गोरिल्ला युद्ध से मुगलों को सामने चुनौती पेश की। 1620 में उसने अहमदनगर के किले में अब्दुल रहीम खान खाना को घेर लिया। फलतः खुर्रम ने पुनः अभियान किया। ठीक है, मलिक अंबर को पुनः संधि किया। इस संधि में जहांगीर को अकबरकालीन क्षेत्र प्राप्त हो गए। ठीक है, अहमदनगर के मलिक अंबर जो थे वजीर थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आदिल शाह के वजीर थे, तो उन्होंने चुनौती दी थी। ठीक है, और यहाँ पे हाँ, आदिल शाह की वाइफ का नाम क्या था जिसने अकबर को भी चुनौती दी थी? क्या नाम था? अकबर किसको चुनौती दी थी? आदिल शाह की वाइफ का नाम क्या था? क्या नाम तो था नहीं जिसने याद अकबर से भी चुनौती ली थी? अरे नाम उसका है बहुत अच्छा, चांद बीबी। क्या नाम था उनका? चांद बीबी। ठीक है, अहमदनगर की शासिका हुआ करती थी चांद बीबी। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से किसको सामाजिक और व्यापारिक महत्व के कारण भारत का फारस का मेरुदंड कहा जाता है? भारत और फारस का मेरुदंड को था कंधार था। और कंधार पे विवाद जो था मुगलों और किसके बीच में था? मुगल और किसके बीच में इस क्षेत्र को अधिकार के लिए विवाद था? मुगल और ईरान के शासक शाह के बीच में। ठीक है, ईरान के शाह के बीच में कंधार को लेकर विवाद हुआ करता था। ठीक है, ध्यान रखें। हालांकि कंधार आप देखोगे तो जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, ये हाथ से निकल जाता है। ठीक है, अकबर ने कंधार को जीता था। कंधार सामरिक और व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। जहांगीर ने फारसियों से भारत और सिंह द्वार कहे जाने वाले व्यापार एवं सैनिक दृष्टि महत्वपूर्ण कंधार को जीता था। ठीक है, लेकिन ये निकल भी जाता है कंधार, लेकिन पूरी तरीके से नहीं निकला था। पूरी तरीके से शाहजहां के शासनकाल में निकल जाता। ठीक है, लेकिन जहांगीर के समय से कंधार जो था हाथ से जाता रहा। ठीक है, शाह अब्बास ने 1611 से 1615 और 1620 में बहुत सी भेंटें एवं, ठीक है, खू आमादी पत्र जहांगीर के दरबार में भेजा था, किंतु 1621 में उसने कंधार पे आक्रमण करके उसे जीत लिया था। 1621 में ही जीत लिया था। ठीक है, लेकिन 1622 में खुर्रम के विद्रोह के कारण जहांगीर के समय ही कंधार मुगलों के हाथ से पुनः निकल गया। ठीक है, इसमें जहांगीर के ऊपर एक कलंक भी है। कौन सा कलंक है? कहते हैं बरसों पुरानी पुरखों की जो जीता हुआ जगह जो था कंधार, उसको अपने हाथों से निकलने दिया। लेकिन एक चीज और भी ध्यान में, लेकिन उसने एक ऐसा भी काम करके दिखा दे जो कि कोई भी मुगल नहीं कर पाया। वो था किसके? राजपूतों से इसने संधि कर ली। ठीक है, खाल के किसके किसके संधि की? चित्तौड़ वालों से जो था इन्होंने संधि कर ली। मारवाड़ों से संधि कर ली, चित्तौड़ वालों से संधि कर ली। लेकिन इनके समय में पूर्वज के द्वारा संभाला हुआ जो था, ध्यान में रखेंगे, क्या निकल गया था? कंधार हाथ से निकल गया। ठीक है, अकबर सलीम को शेखू बाबा कहता था, ध्यान में रखेंगे। सलीम का मुख्य शिक्षक जो था अब्दुल रहीम खान खाना था। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अकबर का शिक्षक जो था अब्दुल रहीम खान खाना का पिता बैरम खान था। पुत्र को अपने पुत्र का शिक्षक बना दिया। ठीक है, जहांगीर ने ग्यास बेग को कौन सी उपाधि दी? तो एतमादौला की उपाधि दी। ग्यास बेग, मिर्जा ग्यास बेग की बात करेंगे तो नूरजहां के मतलब पिता थे। ठीक है, क्या थे? नूरजहां के पिता थे, ध्यान में रखेंगे। और जहांगीर के ससुर थे, तो दरबार में भी बड़ा पद मिला था अपने ससुर जी को। अब बाद में एतमादौला का मकबरा भी बनाया जाता। आप हम ये बताओ मकबरा कौन बनाता है और कहाँ पे बनाता है? बताइए। एतमादौला का मकबरा बड़ा सुंदर है, कौन किसने बनाया था? लखनऊ में है सर। नूरजहां ने बनाया था और आगरा में। ठीक है, नूरजहां ने बनाया था, आगरा में। ये मकबरा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार क्या चीज का प्रयोग हुआ था? पित्रादुरा का प्रयोग होता था। जिसमें क्या होता था? पित्रादुरा में क्या होता था उसमें? ठीक है, जो आपका जो टाइल्स, क्या बोलते हो इसको, संगमरमर जो होते थे, उसमें क्या किया जाता था? संगमरमर, बिल्कुल, बहुत नक्काशी किया जाता था। ठीक है, किससे? जरी रत्नों से किया जाता। ताजमहल में आप जाओगे ना, ताजमहल में, तो ताजमहल में दुनिया का जितना भी महंगा मतलब रत्न वगैरह जो था, सब कुछ ताजमहल में जरा गया था। बहुत खूबसूरत ताजमहल में खूबसूरत से खूबसूरत रत्न जो था वो ताजमहल में लगाया गया था। कीमती से कितनी रत्न, लेकिन ब्रिटिश जब आते हैं तो सारे रत्न को निकाल लेते हैं उसमें से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सारे ही रत्न को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। मतलब इतना वो लोग, क्या बोलूं मैं। ठीक है, जहांगीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? अगर ब्रिटिश नहीं भी निकालता तो अभी लोग जो देखने जाते वो लोग निकाल लेते, तो अच्छा हुआ वही निकाल लिया, अच्छा ये। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा था, मैं एक बार ताजमहल देखने गया था, तो उस समय पहले ना ऊपर के हिस्सा में आप जा सकते थे। ठीक है, अब तो ऊपर जाने के लिए अलग से टिकट लगा दिया। पहले क्या था ना, मैं कब गया था? 2011-12 में गया था, बहुत पहले। ठीक है, तो ऊपर भी जाके घूम सकते थे। एक बच्चा को मैं देख रहा था ना, उसमें कब्जा नहीं होता गेट में, मोटा सा गेट लगा, उसका कब्जा हिल रहा था, तो उसको घिच उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। हम बोले क्या करोगे? तो सबको दिखाएंगे से ताजमहल से निकाल के लाए। तो बढ़िया है। ठीक है, देखो कि टाइल्स उस निकलता है तो वो भी निकाल के ले जाओ। ठीक है, तो अजीब अजीब तरह के लोग जाते हैं। ठीक है, तो आप तो पूरा उसको
कर दिया, फिक्स कर दिया। आसपास भी बहुत सारे लोगों को नहीं जाने जाता, कुछ ही लोग को जाने देता जो कि काफी अधिक टिकट अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत महंगा कर दिया, पहले बड़ा आसान था घूमना। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा की बात करेंगे तो तुर्की भाषा में लिखी थी, ठीक है, ध्यान में तो गलत है, फारसी में लिखा था। किसमें लिखा था ये, किसमें लिखा था? जहांगीर ने फारसी में लिखा था, और ठीक है। और बाबर की बात करेंगे तो उसने क्या लिखा था, तुर्की में लिखा था, ठीक है। जहांगीर चित्रकला का महान संरक्षण था, सही है। जहांगीर ने चित्रकला अबुल हसन व नादिर उल जमा की पदवी दी थी, ठीक है। अबुल हसन को नादिर उल जमा की पदवी दी थी। महाबत खान ने 1626 में झेलम नदी के तट पर बंदी बना था। जहांगीर को महाबत खान ने क्या किया था, बंदी बना लिया था। क्योंकि महाबत खान की नहीं बनती थी, किससे नहीं बनती थी, तो नूरजहां से नहीं बनती थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो सारे कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। महाबत का किसका समर्थक था, तो देखें दरबार में दो गुट बनता है, एक गुट बनता है नूरजहां का गुट बनता है। किसका गुट बनता है, नूरजहां का गुट बनता है। दूसरा गुट की बात करेंगे तो शाहजहां का गुट बनता है, ठीक है। जब जहांगीर की मृत्यु होती है तो नूरजहां किससे शासक बनाना चाहती है, बता सकते हैं किससे बनाना चाहती है? जहांगीर की एक बेटी हुआ करती थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, लाडो मलिका के कुछ नाम था, जो कि उसका पहला पति जो था ना, शेर अफगान जिसको कहते थे, उससे उसका पैदा था। तो उसका विवाह जो था ना, ठीक है, वो जहांगीर के बेटे से करवाया था। नाम उसका मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली में, क्या नाम था उसका, हालांकि काफी रंगीला था, ठीक है। वो का प्रशासन वगैरह पे ध्यान उतना नहीं देता था। तो जैसे ही शाहजहां का शहरयार, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, शहरयार। क्या नाम था, शहरयार। ये दिन भर नाच गाना देखता था, शराब पिया करता था, इसका कोई काम नहीं था। तो ये नूरजहां ने अपने बेटी का विवाह इससे करा दिया था, ठीक है। तो शहरयार को शासक देखना चाहती थी। तो जैसे ही जब शाहजहां का जहांगीर का जब मृत्यु होता है, शहरयार को शासक घोषित घोषित कर देती है। क्योंकि भले ही शासक तो जहांगीर था, लेकिन वास्तविक शक्ति आप देखोगे तो नूरजहां के हाथों में ही था, ठीक है। ये बात जब पता चलता है कि इसको, शाहजहां को, तो शाहजहां क्या करता है, दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करता। तो शाहजहां गुट के लोग जो थे, उनमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले थे मुमताज महल के पिताजी। नाम क्या था उनका, मुमताज महल के पिताजी का भूल रहा हूँ, ठीक है, वो थे। और साथ में महाबत खान। तो शाहजहां के गुट में महाबत खान थे, मुमताज महल के पिताजी थे, दरबार के भी बहुत सारे लोग जो थे, ठीक है। शाहजहां को शासक देना चाहते, दिल्ली पे आक्रमण करता, आधा से 1 घंटा में संपूर्ण दिल्ली को जीतकर शाहजहां क्या हो जाता है, शासक बन जाता है। शाहजहां का राजपूतों का भी क्या था, राजपूतों का भी मतलब क्या था, समर्थन था। क्योंकि शाहजहां की बात करेंगे तो शाहजहां का जन्म किसके हुआ था, कि राजपूत राजकुमारी के ही तो गर्भ से हुआ था ना। राजपूत, ये राजपूत से इनके रिलेशन अच्छे थे, ठीक है। वही थी शाहजहां से, इनके राजपूत राजकुमारी से ही मतलब इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था शाहजहां का, ठीक है। तो पहला वाला गलत है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे आपका सही है, ठीक है। महाबत खान ने जहांगीर को झेलम नदी के तट पे 1626 में बंदी बना लिया था, ठीक है। अब आते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। बाबर की बात करेंगे तो बाबर क्या चीज का निर्माण करवाया, बताइए, ठीक है। जहांगीर की बात के अकबर के ठीक है मकबरे को पूर्ण करवाया था। हुमायूं की बात करेंगे तो दिन पना, ठीक है। बाबर की बात करेंगे तो क्या क्या होगा, ठीक है, जमा मस्जिद होगा बाबर का, हाँ, जी सर, जामा बाबर मस्जिद। जमा मस्जिद, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, जमा मस्जिद ही होगा, ये आपका ठीक है, ठीक है। ये पानीपत में स्थित काबुली बाग मस्जिद और यूपी के संदल में स्थित जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। हुमायूं ने दीनपना नगर की स्थापना किया। दीनपना नगर के ही सीढ़ियों से गिर के भी उसकी कहानी समाप्त हो गई, ठीक है। सिकंदरा में स्थित अकबर के महल का निर्माण की बात करेंगे, अकबर ने शुरू किया था, जिसे बाद में जहांगीर के द्वारा इसको पूर्ण करवाया। सिकंदरा में पड़ता है, ठीक है। इसको बाद में, ठीक है, क्या किया गया, इस महल को, ये इसके मकबरा का तोड़ फोड़ भी किया गया था, लूट लिया गया था मकबरा को, ठीक है। किसके द्वारा, किसने, जाटों ने आक्रमण कर दिया था। किसने किया था इसके मकबरा पर आक्रमण, जाटों ने आक्रमण किया था, ठीक है। जाटो। पूछा जाता है सिकंदरा में जो अकबर का जो मकबरा किस कला से प्रभावित है, ध्यान रखिएगा, बौद्ध स्थापत्य कला से संबंधित है। किससे है प्रभावित है, तो बौद्ध स्थापत्य कला से प्रभावित है। ये याद रखिए, गलती मत किए, कई बार प्रश्न पूछा है सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरा पे किस कला का प्रभाव दिखाई देता है, तो बौद्ध, ठीक है, बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है। अकबर ने शाहजहां सलीम के किले के लिए इसका निर्माण करवाया था। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया है, ठीक है। अब देखिए, फरे इजदी मतलब दिव्य प्रकाश नामक अवधारणा, अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले आपसे बात किया, इसका अर्थ है राजसी सत्ता, भगवान से निकलने वाली रोशनी तथा सूर्य से निकलने वाले किरण है। ये किसने कहा था, तो अबुल फजल ने कहा था। और ये आप देखोगे तो दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित की बात अकबर था,
और यहाँ पे अबुल फजल उनके बारे में लिखते थे, भाई साहब राजा जो था ऐसा जब उपदेश देता तो ऐसा लगता था तो उसके अंदर से राजसी सत्ता, भगवान से निकलने वाली रोशनी, मतलब सूर्य की तरह, मतलब उनसे मतलब एक भव्य किरण मतलब निकलता था। मतलब इसने अकबर को पूरी तरीके से भगवान बनाने का सोच लिया था, ठीक है। तो अबुल फजल को फरे इसदी दैवीय प्रकाश कहा। अबुल फजल ने राजस्व को मतलब राजत्व होगा, राजस्व गलत लिखा हुआ है, राजत्व मतलब किंगशिप, ठीक है। दैवी प्रकाश का जो देवता से निकलता था और सीधे राज पे फरता था। अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। आईने में यही बकवास चीजें सब की चर्चा आईने अकबरी और अकबरनामा में मुख्यतः इसने कर रखी है, ठीक है। अकबरनामा की बात करें तो आईने अकबरी का एक हिस्सा है, ठीक है, ये अलग अलग ग्रंथ नहीं है, ठीक है। आईने अकबरी का एक पार्ट की बात करें तीसरा अकबरनामा है, भाग है। ठीक है, हाँ, तीसरा जिसमें भाग है, अकबर के तीन बारे में भाग है, जानकारी तीसरा देती भाग। है। हाँ तीसरा हाँ, तो भाग है और उसी ये का क्या है 5 कि भागों हिस्सा में है, है। इसको आपको ध्यान में, हाँ बिल्कुल, ठीक है। सर अकबर ने अकबरनामा दीन इलाही तीसरा धर्म, भाग, लास्ट थर्ड भाग है होगा ये। ये, थर्ड है, तीन भाग अकबरनामा है। 3 भाग और ये तीसरे आईने हाँ आईने ठीक अकबरी है, 5 भागों में है। हाँ ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से संबंध है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी, क्या बताओगे? स्थापना कब हुआ था? इसे तौहीद इलाही के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना कब हुई थी? तो 1582 में इसकी 82। स्थापना हुई थी, 82। ठीक है। इसको तौहीद इलाही के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और 1602 में जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल की हत्या किसने कर दी? तो बीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। जब अबुल फजल की हत्या जब की जाती है तो अकबर और जहांगीर के बीच में संबंध और भी अधिक क्या हो गए? खराब हो गए। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, पहला मुगल शासक का नाम बताइए जो कि अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था, तो कौन था? जहांगीर। हाँ, जहांगीर ने ही अपने पिता के खिलाफ क्या किया था? सबसे पहले विद्रोह किया था, ठीक है। सुलह कुल की बात करेंगे, धार्मिक नीति था। जहांगीर ने अकबर के सुलह कुल की नीति को समाप्त कर दी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और जहांगीर के समय तंबाकू की खेती तब प्रारंभ हुई, तो बताएं इनमें से कौन सा सही है? तो कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तंबाकू की खेती किसके समय से शुरू हुई थी? अकबर के समय से, ठीक है। पुर्तगाली जब भारत अकबर के समय शुरू हुई, ठीक है, ये ध्यान बंद रखेंगे, करा ठीक दिया है। था 1617 में। हाँ ठीक है। और अकबर जो था इसके माइक बंद कीजिए। अकबर के समय ये नीति जो शुरू हुई थी, और साथ में आप ध्यान में रखो अकबर खुद ही तंबाकू खाना सीख गया था, ठीक है। जब अकबर ने जब तंबाकू खाना शुरू किया, राजा ने अनुसरण किया, तो दरबार के सभी लोग तंबाकू खाना शुरू कर दिया। ये वजह जहांगीर जब शासक बना तो देखा से मतलब राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा जो तंबाकू का सेवन कर रहा है, तो उसने मतलब इस पे क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। और जहांगीर ने अकबर के सुलह कुल की नीति को समाप्त नहीं किया था, लेकिन इसके समय में, ठीक है, सिखों से संबंध जो थे खराब हो गए थे, जबकि अकबर के समय में सिखों से अच्छे संबंध थे। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, अमृतसर में कई बीघा जमीन जो था, गुरु के जो पुत्री जो था, बीर क्या नाम था उसका? भानी, ठीक है, बीबी भानी, उनको मतलब उन्होंने जमीन दिया था, जिसपे आगे चल के अमृतसर में आप देखोगे तो वो जो गोल्डन टेम्पल जो उसी जमीन पे क्या होता बनता है, ठीक है। तो अकबर द्वारा सुलह कुल की नीति अपनाई गई एक धार्मिक नीति थी जो जहांगीर के काल में भी बनी रही, ठीक है। इससे औरंगजेब के काल में समाप्त किया गया, ठीक है। तो सुलह कुल की नीति की बात के कब समाप्त किया गया? तो औरंगजेब के शासनकाल में समाप्त किया गया। तंबाकू का परिचय भारत में पुर्तगालियों द्वारा 16वीं सदी के अंत में किया गया। अकबर के शासनकाल में इसकी खेती प्रारंभ हो गई। जहांगीर के काल में तंबाकू के उपयोग और वितरण पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जहांगीर को अफीम पसंद था, तंबाकू नहीं पसंद था। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसने देखा कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है, ठीक है, क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है, तो इसने मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। जहांगीर बहुत अधिक शराब पीता था, ठीक है। तो इसको बोला कि आदमी नशा नशा को काटता है, आपको अगर शराब छोड़ना है तो अफीम खाना शुरू कीजिए, ठीक है। तो उसने मतलब शराब को काउंटर कर तो अफीम खाना शुरू हुआ। शराब तो छूटा नहीं, लेकिन बहुत बड़ा अफिंची हो गया, ठीक है। अफीम खाना मतलब सीख गया, ठीक है। तो अब शराब भी पीता था और साथ में मतलब अफीम भी खाता था, ठीक है। तो राज्य प्रशासन के लिए उसने फतवे जारी किया। उसने बोला से देखिए, मैं अपने बीबी के नाम पे मतलब बीबी और एक प्याला शराब के लिए मैं सारा राज्य काज मतलब कुर्बान करने के लिए मैं कब तैयार हूँ, ठीक है। तो मुख्यतः प्रशासन जो थी, ठीक है, बुरके के अंदर से डील कौन करती थी उसके शासनकाल में? तो कौन करती थी? नूरजहां करती थी, ठीक है। तो मुगल महिलाओं में, ठीक है, 3-4 महिलाओं को बड़ा सम्मान के साथ याद किया जाता है। एक तो आपकी नूरजहां हो गई, दूसरा गुलबदन बेगम हो गई, जो कि मुगलों के बीच में बहुत सारे झगड़े वगैरह थे उत्तराधिकारी को लेकर, जिसको सुलझाने का काम किया था। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम नूरजहां। एक और भी थी जो कि मतलब इसकी शाहजहां की बेटी थी, जो कि उस समय सबसे शक्तिशाली महिलाओं में वो गिनी जाती थी। क्या नाम था उसका? नाम था उसका, शाहजहां की बेटी थी, औरंगजेब की बहन थी वो, ठीक है। क्या नाम है उसका? जहां आरा
शाहजहां, ठीक है। चाह हाँ, जो कि मतलब जब शाहजहां को जब कैद कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, तो वो अपने पिता के साथ ही मतलब कैद में रहती है। क्या नाम था? जहां राई था ना? हाँ, जहां राई था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मुगल शासक ने दो अस्पा और सिंह अस्पा पद्धति का प्रारंभ किया? तो जहांगीर ने। जहांगीर के शासनकाल में दो अस्पा और सिंह अस्पा जैसे सैन्य ढांचे और उपलब्धियां महत्वपूर्ण थी। दो अस्पा शब्द का अर्थ था 2000। यह उन सैन्य अधिकारियों की लिए उपाधि थी जिनके अधीन 2000 घुड़सवार होते थे, ठीक है। सिंह अस्पा का अर्थ है जिनके अधीन 3000, ठीक है। तो सिंह अस्पा 3000 घुड़सवार के सैनिक होते थे, ध्यान रखेंगे। जहांगीर का असली नाम की बात करेंगे तो नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम था। क्यों सलीम था? क्योंकि सलीम चिश्ती की कृपया से पैदा हुई थी, ठीक है, इसलिए इसको सलीम नाम कहा गया, ठीक है। और ये जहांगीर जो था बचपन में बोलता नहीं था, तो एक बार अकबर गया सलीम चिश्ती का, बोले तो बोलता क्यों नहीं है? तो बोले देखिए, जब जिस दिन ये बोलेगा ना उस दिन मेरी मृत्यु सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है, इसलिए बोला गया था इसको। ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, एक्चुअली मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन जहांगीर को किसी प्राकृतिक तरीके से अप्राकृतिक तरीके से बोलना नहीं सिखाएगा, जो इनके शिक्षक थे उनको सख्त हिदायत दी गई तो बोलेगा तो खुद ही बोलेगा, इसको सिखाया ना जाए, ठीक है। और एक्चुअली में जिस दिन जहांगीर बोलता है, बोलना शुरू करता है, उसी दिन सलीम चिश्ती की मृत्यु हो गई, ठीक है। जहां अकबर को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो सलीम चिश्ती की दरगाह पर इसने पैदल यात्रा की थी और उन्हीं के कृपा से ऐसा कहते हैं इसका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम भी मोहम्मद सलीम ही था, ठीक है। सलीम चिश्ती के मकबरा का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किया था। लेकिन मकबरा का सुदृढ़ीकरण की बात करें, सुदृढ़ करने का काम किसने किया था? जहांगीर ने किया था, क्योंकि मकबरे पे इन्होंने, ठीक है, क्या बोलते हैं, उनके मार्बल वगैरह इसने लगवाए थे, ठीक है। कंधार के निकल जाने पर मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का लगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सामाजिक महत्व का केंद्र की बात करेंगे तो सामाजिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से काफी अधिक महत्वपूर्ण था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इन्होंने मतलब क्या किया? इनको मतलब क्या किया? तो इन्होंने मतलब ठीक है, खो दिया, ठीक है। कंधार सामाजिक और व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। बाबर, हुमायूं और अकबर उनके महत्व को समझाते हुए, ठीक है, अधिकार बनाए रखा, ठीक है। लेकिन जहांगीर शासक बनने का और विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में उलझा रहा, जिसे कंधार पर ध्यान नहीं दिया। इसका लाभ उठाकर ईरान के बादशाह शाह अब्बास प्रथम ने कंधार पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कंधार मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए निकल गया, जो कि बहुत बड़ा मतलब क्या था? धक्का था, बहुत बड़ा चुनौती थी, बहुत बड़ा नुकसान था, ठीक है। खुसरो का विद्रोह की बात करेंगे तो 1600, ठीक है, ध्यान रखेंगे 6-7 में बिल्कुल। पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या की बात करेंगे तो 1707 में नहीं हुई थी, ठीक है, 1706 में नहीं हुई थी। अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के शासनकाल में हुई थी, कॉमन सेंस की बात है। और जहांगीर के शासनकाल तो 1706 बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 1706 तो किसका शासनकाल था? औरंगजेब का शासनकाल। खुर्रम का विद्रोह 22-25 में होता, ध्यान रखेंगे। शाहजादा खुर्रम अपने पिता के खिलाफ, ध्यान रखेंगे, शाहजहां के खिलाफ विरोध कर। महाबत खां का विद्रोह की बात करें 26-27 में हुआ था, ठीक है। बी गलत है, ठीक है। खुसरो अपने मामा मानसिंह एवं ससुर मिर्जा अजीज ओका की तरह अप्रैल 1607 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, ठीक है, ध्यान रखें। मामा का नाम क्या था? मानसिंह था, ठीक है, ध्यान रखें। खुसरो की बात करेंगे तो राजपूत राजकुमारी के गर्भ से जन्म लिया था, लेकिन राजपूत राजकुमारी का नाम क्या था भूल रहा हूं मैं, लेकिन वो जहांगीर से काफी अधिक परेशान थी, क्योंकि जहांगीर खाता था अफीम, ठीक है। जोधाबाई नहीं था, जोधाबाई तो इसकी दादी हो जाएगी यार, ठीक है। जोधाबाई तो अकबर की वाइफ थी ना, जहांगीर की वाइफ थोड़ी ना थी, ठीक है। जहांगीर जन्म लिया था जोधाबाई के गर्भ से, ठीक है, जिसको मरियम उद दुर्रानी कहते हैं, ठीक है। हालांकि उनकी जो भतीजी जो थी ना, उससे शादी हुआ था, जहांगीर के शादी हुआ था उनके भतीजी से, जो कि मानसिंह की, ठीक है, मानसिंह की बहन हुआ करती थी, ठीक है। और बाद में जहांगीर की वजह से काफी परेशान थी। ऊपर से खुसरो ने जब जहांगीर के खिलाफ जो विद्रोह किया था और अधिक परेशान हो गया, उन्होंने सुसाइड खा लिया, सुसाइड मतलब कर लिया था, जहर खा लिया था, ठीक है। पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1606 में हत्या हुई थी, न कि 1706 में, ठीक है। 1622 में खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। महाबत खान ने 1626 में जहांगीर को झेलम नदी के तट पे क्या किया? कैद कर दिया था। शाहजहां के शासनकाल में किसके लिए सबसे ज्यादा जाना? हाँ, हो सकता है हरका भाई, हाँ ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में किसके लिए सबसे ज्यादा माना जाता था? सबसे ज्यादा स्थापत्य एवं कला के उत्कृष्ट कार्यों के लिए, ठीक है। इनको शाहजहां को प्रिंस ऑफ क्या बोलते हैं? बिल्डर्स बोलते हैं, या फिर प्रिंस ऑफ क्या बोलते हैं? रिवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, ठीक है। क्या बोला जाता है शाहजहां को? प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जानते हैं, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल मुगल साम्राज्य के इतिहास में स्थापत्य और कला के क्षेत्र में वर्णित स्वर्णयुग था, ठीक है। उसने ताजमहल, लाल किला, जमा मस्जिद जैसे विश्व प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण किया, ठीक है। ताजमहल जिसे अपनी पत्नी मुमताज महल के नाम से बनाया। मुमताज महल का मूल नाम क्या था? मुमताज महल का ओरिजिनल नाम क्या था?
अर्जुमन बानो बेगम। मेहरुन अर्जुमंद अर्जुमन बानो बेगम बानो। नहीं, अर्जुन। अब किसी का पत्नी का किसी का पत्नी मत बनाए, मेहरुन्निसा जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। इनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया, वहां लाल किले और चांदनी चौक का भी निर्माण उन्होंने करवाया। एक चांदनी चौक आपको आगरा में भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो चांदनी चौक बड़ा छोटा पड़ जाता था। जब राजकुमारियां जो चांदनी चौक से सैर करने के लिए निकलती थी तो बड़ा छोटा पड़ता था, पूरा भीड़ लग जाता था, ठीक है। इसलिए विचार किया गया से दिल्ली में बनेगा तो बड़ा सा चांदनी चौक बनाएंगे, और दिल्ली में चांदनी चौक जो वाकई में भव्य चांदनी चौक है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा चांदनी चौक है, ठीक है। आगरा छोटा पड़ रहा था, इसलिए दिल्ली को राजधानी परिवर्तन करनी पड़ी, ठीक है। जहांगीर के शासन में नूरजहां गुट, इस प्रश्न पर मैंने पहले बात कर चुका। नूरजहां गुट में कौन शामिल था, तो ध्यान में रखेंगे। तो नूरजहां गुट में कौन शामिल, गुट के प्रभाव इस गुट में कौन सा, नूरजहां गुट में, ठीक है। तो इसका लिया है 1 2, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। आसफ खान, असमत बेगम, एतमादौला और खुर्रम, शहजादा खुर्रम। नूरजहां गुट की किस पे प्रभाव था, 1 2 3 4, ये मुझे डाउट लग रहा है, सही है। ये गलत है ये, ठीक है। ये एतमादौला जो था ना, नूरजहां का पिता था, ठीक है। आसफ खान की बात करेंगे, नूरजहां का भाई था, ठीक है। एवं शहजादा खुर्रम सर नूर गुट 1613 में में नूरजहां का बास, हाँ, नूरजहां को नूरजहां बादशाह गुट। बेगम बनाया गया। बताइए। जी सर, इसमें एतमादुद्दौला भी शामिल था, और ये असमत बेगम जो इसकी माँ थी वो भी शामिल थी, भाई भी शामिल था। इसके अलावा शहजादा खुर्रम शामिल था इसमें। ये बुक में पढ़ा है। 1613 में नूरजहां को बादशाह बेगम बनाया गया। विवाह के बाद नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य नूरजहां बेगम थी, एतमादौला जो कि नूरजहां का पिता था, एतमादौला नूरजहां का, असमत बेगम जो कि नूरजहां की माँ थी, आसफ खां की बात के नूरजहां का भाई था, शहजादा खुर्रम। यह गुट मुगल दरबार में जहांगीर के विवाह के तुरंत बाद ही सक्रिय हो गया, जिसका प्रभाव 1627 तक बना। नूरजहां गुट में शाही सेवा में अपने समर्थकों का अधीन मात्रा में नियुक्त करके उन्हें उच्च मंशा प्रदान की, ठीक है, ठीक है। इसमें आसफ खान की बात करें, नूरजहां का कौन था, भाई हुआ करता था, ठीक है। एतमादौला की बात करेंगे तो नूरजहां का मतलब क्या था, ठीक है, क्या था, असमतौला पिता था उसका, ठीक है। असमत बेगम की बात करें उसकी माँ थी। या खुर्रम की बात करेंगे, शहजादा खुर्रम, तो ध्यान में रखें ये भी उस बेग, अली कुली बेग और शहरयार नहीं शामिल था। हालांकि वो शासक किसको, शहरयार को बनाना चाहती थी, ठीक है, जिसके फिर बेटी का विवाह जो था इसी से किया था, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी, तो विलियम हॉकिंस को उसने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में भारत में व्यापार हेतु अनेक अंग्रेज आए। 1608 में अंग्रेज इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेके विलियम हॉकिंस के दरबार में पहुंचे, लेकिन अभी तक 1608 में पहुंचा था, लेकिन 1605 में किसकी मृत्यु हो गई थी, तो अकबर की मृत्यु हो गई। लेकिन विलियम हॉकिंस के बाद जो पत्र था जो जेम्स प्रथम का, उसमें किसको संबोधित किया गया था, उसमें अकबर को संबोधित किया गया था, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं था। तो 3 साल पहले हुई घटना के भी ब्रिटिश को मतलब क्या थी इसके बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। जहांगीर बहुमूल्य उपहार, उसे सफलता नहीं मिली, ठीक है। उसने मतलब जहांगीर को प्रभावित करने के लिए किस भाषा में बात की थी, तो क्या बताएंगे, किस भाषा में बात की थी, फारसी। पर्शियन लैंग्वेज में बात की थी, ठीक। उसको पर्शियन भाषा सीख कराया था। 1613 में वो वापस लौट गया। 1618 में टॉमस और पादरी एडवर्ड टैरी के साथ जेम्स पत्र का लेकर जहांगीर के दरबार में पुनः उपस्थित हुआ, ठीक है। मुगल काल के संदर्भ में पितरा दिवरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पे जवाहरात से बनी जराव का काम, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम मैंने पहले ही बता दिया एतमादौला के मकबरा में हुई थी, जिसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, किसने कराया, उसकी बेटी नूरजहां ने करवाया था, ठीक है। और ये जहांगीर के शासन काल की इमारतों में लाल बलुआ पत्थर की जगह संगमरमर का प्रयोग किया गया, ठीक है, ध्यान में रखें, लाल बलुआ पत्थर की जगह पे संगमरमर का प्रयोग किया गया। लेकिन ऐसा नहीं से लाल बलुआ पत्थर का निर्माण बंद हो गया, उसके बाद भी आप देखोगे तो बने हुए महलों में लाल बलुआ पत्थर का ही निर्माण किया गया था। जैसे कहाँ पे किया गया था, जैसे लाल किला की बात करेंगे, दिल्ली वाला तो क्या शाहजहां के बाद बनाना, तो उसमें सॉरी जहांगीर के बाद बनाना, तो उसमें भी लाल किला में लाल बलुआ पत्थर का ही निर्माण किया गया, ठीक है। जहांगीर ने अहमदनगर विजय के उपलक्ष्य में खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी, ठीक है। शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया। शाहजहां और शहरयार के मध्य पहली बार उत्तराधिकारी के मुद्दे पे युद्ध हुआ, ठीक है। और शहरयार को कौन शासक बनाना चाहती थी, कौन शासक बनाना चाहते थे, ठीक है,
नूरजहां। नूरजहां, ठीक है, क्योंकि उसका दामाद था, ठीक है, सारे कथन की बात कहीं सही है, ठीक है। 24 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। खुर्रम की इस महत्वपूर्ण सफलता से खुश होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि दी थी, ठीक है। कौन था? अहमदनगर के दुर्ग पर उसने कब्जा कर लिया था, ठीक है। बलबन द्वारा प्रारंभ किया दरबारी रिवाज सिजदा में पबोस को किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया? ठीक है, अकबर ने शुरुआत की थी, ठीक है। ये सिजदा पबोस की प्रथा की बात करेंगे, हालांकि सिजदा था, पबोस नहीं था, अकबर के द्वारा शुरू किया गया। इसकी प्रारंभ अकबर ने करवाया था, लेकिन जहांगीर ने इसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। उसका मानना था कि भाई साहब, अगर कोई व्यक्ति सर झुका रहा, पैर चूम रहा है, तो यह ईश्वर के खिलाफ, अल्लाह के नियम के विरुद्ध है। केवल अल्लाह के सामने सभी भी व्यक्ति को सर झुकाना चाहिए, क्योंकि उनका तुलना कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हो तो अकबर ने राजत्व सिद्धांत लेकर आया, हालांकि उसका राजत्व सिद्धांत डिफरेंट था और शाहजहां ने उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था, ठीक है। शाहजहां अपने शासन के 7वें वर्ष तक आदेश जारी किया कि अगर कोई हिंदू स्वेच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसे अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त होगा, ठीक है। शुरू में ये था थोड़ा सा बाद असहिष्णु शासक था, लेकिन बाद में सहिष्णु हो गया। शुरुआती चरणों में शाहजहां में कट्टरपंथी वाली सारी गुण देखने को मिलती है, लेकिन बाद में ये परिवर्तित हो गया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा विद्रोह शाहजहां के शासनकाल में नहीं हुआ? तो महाबत खान का विद्रोह शाहजहां के शासनकाल में नहीं हुआ। तो महाबत खान उसका समर्थक था। पुर्तगालियों का विद्रोह होता है, खान है जहां लोधी का विद्रोह था, बुंदेल राजपूतों का भी विद्रोह होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो इसको देख लीजिए। महाबत खान का विद्रोह 1626 में, ठीक है, जहांगीर के समय हुआ था। महाबत खान का विद्रोह काबुल जा रहे सम्राट जहांगीर को झेलम नदी पर कैद कर लिया, ठीक है। महाबत खान कौन था? तो इसका जहांगीर का कौन था? शालाई था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। जहां खान ए लोधी का विद्रोह 1628 1631 में हुआ। पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से 1632 में उसने महत्वपूर्ण व्यापारी के हुगली पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। औरंगजेब के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब गुजरात का सूबेदार था, गलत है, ठीक है। दक्कन का सूबेदार था, क्योंकि इससे प्यार नहीं करता था। कौन नहीं प्यार करता था? शाहजहां। अब दक्कन में क्या था? हमेशा युद्ध होते था, तो वहां का मौसम भी अनुकूल नहीं था, तो इसको हमेशा इधर उधर ही भेजते रहता। बोला दक्कन में जाकर, वर्षों तक वो दक्कन में रहा, ठीक है। और जो इनका प्रिय पुत्र था, जो कि ध्यान में, क्या नाम था इनका प्रिय पुत्र शाहजहां का? शाहजहां का प्रिय पुत्र दारा शिकोह को हमेशा अपने पास रखता था, उसको नजर से दूर नहीं जाना जाता था। और ये दारा शिकोह की सबसे बड़ी कायरता के लिए सबसे बड़ा कड़ी बन गया। उसको किसी भी तरह का युद्ध कला का गुण नहीं था, ठीक है। और दक्कन में जो इसको भेजा गया लड़ने के लिए, शाहजहां अपना हमेशा से दूर रखता था, हमेशा इसको हर युद्ध में भेजता था। ये अंग्रेज के लिए क्या बन गया? तो एक प्लस पॉइंट बन गया, ठीक है। और दारा शिकोह को किसी प्रकार की युद्ध कला नहीं थी, कि पिता का प्रिय था, इसलिए कभी भी अपने बच्चे को उतना ही प्यार देना चाहिए जो कि उसके लिए आगे चल के कमजोर करी न बने। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दारा शिकोह और औरंगजेब का है, ठीक है। क्योंकि दारा शिकोह को हमेशा दरबार में नजर के सामने रखा गया, उसके लिए सबसे बड़ा मतलब क्या बना? तो कमजोर करी बन गया, ठीक है। औरंगजेब ने जहांआरा को शहाबित उल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो शहाबित उल बात करेंगे तो जमानी की उपाधि थी। जहांआरा की बात करेंगे तो शाहजहां के सबसे प्रिय पुत्री थी, ठीक है, बड़ा प्यार था इनको, ठीक है। जब कैद होते थे जहांआरा, ठीक है, कैद में ही गुजारती है, ठीक है। बड़ा सम्मान था, कहते जाते सूरत से जो भी आय आती थी वो सारी आय जो थी जहांआरा के थे। मुगल साम्राज्य में इनका बड़ा कद था। तीसरी महिला के बारे में बात किया ना, जहांआरा, उनका बड़ा प्रमुख मतलब क्या था? दबदबा था, ठीक है। उस समय के भारत में सबसे अमीर, विश्व के सबसे अमीर महिलाओं में गिनी जाती थी। शहाबित उल जमानी की उपाधि, जिनका कद इतना बड़ा था, सब ध्यान में रखोगे, जब ये दारा शिकोह के गुट में थी ना, जैसे जो भी राजकुमारी जो थी, वो अभी तो औरंगजेब का पक्ष लिया, फिर दारा शिकोह का पक्ष लिया, दो गुट में सबको बंटना था, तो इसने अपने पिता की तरह ही मतलब क्या दारा शिकोह का पक्ष लिया था। लेकिन फिर भी औरंगजेब ने इसे बाद में दंडित नहीं किया, ठीक है। बड़ा सम्मान करता, औरंगजेब से बरी थी, ठीक है। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, बिल्कुल। औरंगजेब का राज्याभिषेक की बात करें 2 बार हुआ था। पहले एक बार दक्कन में इसका राज्याभिषेक हुआ, अब फिर से जाके इसको ध्यान में रखेंगे। सॉरी, औरंगजेब का राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया। देवराय के रूप सफल होने के बाद 1659 औरंगजेब ने दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था। एक बार 1658 में करवाया था, एक बार 1659 में करवाया था। औरंगजेब को धार्मिक नीति के कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था, क्योंकि सारे वक्त का मतलब नवाजी भी था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग ने बहुत तरीकों से डे 14 तक समाप्त किया है, ठीक है। डे 14 को समाप्त करने में हमको 15 दिन लग गए, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी आपकी, ठीक है।